अध्याय 181 सन वूजी का आत्मसमर्पण। बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। सन वूजी का रवैया बेहद विनम्र था और उनका लहजा पूरी तरह से अधीनतापूर्ण था। ठीक है, तो मेरे साथ सहयोग करो। अपनी दैवीय चेतना को जागृत करो। जब तक तुम ऐसा कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सु जुबान सन यू को पकड़कर सन वूजी के सामने आई। सुन युए का चेहरा लाल हो गया था और वह घबराहट में अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। ये देखकर सुन वूजी के पास आज्ञाकारी होकर बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखकर सन वूजी के पास आज्ञाकारी होकर बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सु जुबान से इतनी सावधानी बरतने और पूरे समय सन यू को पकड़े रहने की उम्मीद नहीं की थी। जल्द ही एक दाव हॉट डेमन सीड सुन वूजी की दिव्य चेतना की गहराई में उसकी भौहों के बीच से प्रवेश कर गया। सन वूजी ने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि सुअर की तरह शेर को खा जाना चाहिए और जवाबी कार्रवाई करने से पहले सु जुबान द्वारा नियंत्रित होने का नाटक किया। आखिरकार वह एक महान सम्राट थे और इसे हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हालांकि जब दाव हॉट डेमन सीड सन वूजी की दिव्य चेतना की गहराई में प्रवेश कर गया, तो सन वूजी को इस बात का एहसास हुआ कि उनके सामने मौजूद दाव हॉट डेमन सीड वास्तव में कितना भयानक था। जैसे ही इस दाव हॉट डेमन सीड ने जड़ पकड़ी, सन वूजी को ऐसा लगा मानो उसके चेतना सागर में एक भारी बम फेंक दिया गया हो, जिससे वह पल भर में उलट पुलट हो गया हो। उसकी शांत चेतना का सागर क्षण भर में अनंत अंधकार और भय से घिर गया। तीव्र पीड़ा की लहरें उग्र ज्वार की तरह उसकी ओर उमड़ पड़ी, जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। नहीं, नहीं, सुन वूजी ने दाव हॉट डेमन सीड का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। इस समय उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। हालांकि सन यू का जीवन महत्वपूर्ण था, लेकिन वह खुद सु जुबान के हाथों में नहीं पड़ना चाहता था। हालांकि ये सब व्यर्थ था। जिस क्षण दाव हॉट डेमन सीड सफलतापूर्वक सन वूजी की दिव्य चेतना की गहराई में प्रवेश कर गया, सन वूजी का कोई भी संघर्ष व्यर्थ हो गया। कुछ देर बाद सन वूजी दोनों घुटनों के बल बैठ गए। उनका भाव सम्मानजनक था। मालिक, बहुत खूब, उठो। अब से तुम्हें मुझे मालिक कहने की जरूरत नहीं है। हमारे रिश्ते को देखते हुए मुझे तुम्हें ससुर कहना चाहिए। अब से आप मुझे यंग मास्टर सु या यंग मास्टर सु कहकर बुला सकते हैं। किसी पुरुष द्वारा उसे स्वामी कहकर पुकारे जाने के विचार से ही सु जुबान को घृणा उत्पन्न हुई। इस तरह की उपाधि का प्रयोग केवल खूबसूरत युवतियों को ही करना चाहिए। गुरुजी मजाक कर रहे हैं। गुरुजी हमेशा मेरे गुरुजी रहेंगे। सन वूजी का रवैया बेहद सम्मानजनक था। पिताजी, सुन युए ने सुन वूजी को पुकारा, लेकिन सुन वूजी ने सुन युए की ओर केवल एक नजर डाली। उनकी आंखों में अभी भी उनका सामान्य पितृ प्रेम था, लेकिन सु जुबान की उपस्थिति में उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वाह वाह वाह, पतिदेव, आपने मेरे पिता के साथ क्या किया? वो तो लकड़ी के पुतले जैसे हो गए हैं। सन युए ने सन वूजी की हालत देखी और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। वह बेहद दुखी लग रही थी। रो मत, मैंने तुम्हारे पिता के शरीर में दाव हृदय दानव का बीज बो दिया है। आज से वह मेरा सेवक है। और हाँ, क्या आपने हमेशा यह नहीं चाहा कि आपके पिता आपके साथ अधिक समय बिता सकें? अब अच्छा है, आज से उन्हें आपके साथ रहने के और भी कई अवसर मिलेंगे। सु जुबान मुस्कुराई। लेकिन पतिदेव, अगर ऐसा है तो क्या मेरे पिता अभी भी मेरे पिता हैं? चिंता मत करो, तुम्हारे पिता अभी भी तुम्हारे पिता हैं। उनके अपने विचार अभी भी हैं, बस वो मेरे सामने धृष्टता दिखाने की हिम्मत नहीं करते। सन वूजी, सामान्य रहो। अपनी बेटी के सामने इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको नहीं दिखा कि आपने मेरी पत्नी को इतना डरा दिया कि वह रोने लगी? सु जुबान ने क्रोध का दिखावा किया। ये देखकर सन वूजी तुरंत घबरा गया और जल्दी से फिर से जमीन पर घुटने टेक दिए। स्वामी जी, मुझे क्षमा करें। मेरा यह अधीनस्थ जानता है कि मैं गलत था। सुन वूजी ने सुन यू को सांत्वना देते हुए सु हुआन से माफी मांगी। युए, रोना मत, पिताजी अभी भी यही हैं। छोटे मालिक सु के लिए मुसीबत खड़ी मत करो। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता अभी भी तुम्हारे पिता हैं। युवा स्वामी सु की सेवा कर पाना तुम्हारे पिता के लिए जीवन भर का सम्मान है। युवा मास्टर सु बेहद आकर्षक, प्रतिभाशाली और संसाधनों से लैस हैं। भविष्य में उनके लिए महान प्रभुत्व हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। सन वूजी ने सु जुबान की इतनी प्रशंसा की कि सु जुबान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक पल पहले वे दुश्मन थे और अगले ही पल सन वूजी ने न केवल उनके सामने घुटने टेके बल्कि उनकी प्रशंसा भी करते रहे। इस दृश्य को देखकर सुन युए भी बेहद हैरान रह गई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
फिलहाल वह पहले से ही सुजुवान की व्यक्ति थी और सुजुवान ने सन वूजी के जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके अलावा अब से सन वूजी के पास उसके साथ रहने के लिए बहुत अधिक समय होगा, जिससे सन यू की पिछली इच्छा भी पूरी हो जाएगी। डिंग, भाग्य की नायिका सन यू की अनुकूलता 40 तक पहुंच गई है, जिसके लिए 300,000 खलनायक अंक मिले हैं। शियाओ चेन के भाग्य मूल्य में 30,000 की कमी आई है। डिंग, कथानक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मेजबान को बधाई। उन्हें 500,000 खलनायक अंक दिए गए हैं। जियाओ चेन के भाग्य का मूल्य 50,000 कम हो गया है। वाह, ये तो बहुत ही संतोषजनक है। इससे ही मुझे 800,000 विलेन पॉइंट्स और मिल गए। सुजुवान बेहद खुश था। सुन वूजी के शामिल होने से जल्द ही वह पूरे हाओयुए संप्रदाय पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। प्रस्थान करो, हाओयुए संप्रदाय लौट जाओ। अब जबकि सन वूजी का मामला सुलझ गया था, सुजुवान को अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं थी। युवा स्वामी सु, यह अधीनस्थ स्वामी सु से अनुमति मांगने की हिम्मत कैसे करता है? क्या यह अधीनस्थ हाओयुए संप्रदाय लौटने से पहले एक कार्य पूरा कर सकता है? सुन वूजी ने सावधानी से पूछा। क्या फर्क पड़ता है, बस इसे स्पष्ट रूप से समझा दो। फिलहाल सन वूजी की वफादारी 100% थी, इसलिए सुजुवान को सन वूजी द्वारा धोखा दिए जाने का बिल्कुल भी डर नहीं था। बोन इरोजन सिटी का नगर स्वामी मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन इस आदमी ने मेरी कुछ चीजों को नुकसान पहुंचाया है और मुझे उससे हिसाब बराबर करना ही होगा। सुन वूजी की आंखें भयंकर थीं। हालांकि वह सुजुवान का सेवक बन गया था, लेकिन नीदर प्रिजन फियन के प्रति उसकी नफरत एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई थी। अगर इस बार सुजुवान से मिलना उसकी किस्मत का साथ न होता, और अगर वह किसी और से मिला होता, तो क्या सुन युए की जान को खतरा न होता? जाओ, ये सुनकर सुजुवान ने सिर हिलाया। वह नीदर प्रिजन फियन और सन वूजी के बीच के रिश्ते से वाकिफ था। मूल कथानक में नीदर प्रिजन फियन की लापरवाही के कारण ही जियाओ चेन को एक अवसर मिला था। धन्यवाद, युवा स्वामी सु। ये सुनकर सन वूजी तुरंत उत्साहित हो गया। वह लंबे समय से नीदर प्रिजन फियन के दोनों पैर और उसका तीसरा पैर तोड़ना चाहता था। इतना कहकर सन वूजी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी अचानक सुजुवान ने सन वूजी को पकड़ लिया। युवा स्वामी सु, क्या और कुछ है? सुजुवान के गंभीर चेहरे को देखकर सन वूजी ने सोचा कि सुजुवान को उसे किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर निर्देश देना है। उस नीदर प्रिजन फियन को बाद में मत मारना, वह अभी भी मेरे काम का है। नीदर प्रिजन फियन एक सर्वोच्च संत था, जो महान सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर था। यदि नीदर प्रिजन फियन को नियंत्रित किया जा सके, तो ये सुजुवान के लिए एक अच्छी लड़ाकू शक्ति साबित होगी। मैं समझ गया, युवा स्वामी सु। सन वूजी ने सिर हिलाया। उन्होंने भी पहले यही सोचा था। ओह, वैसे एक और बात, मैंने सुना है कि नीदर प्रिजन फियन की पत्नी बहुत खूबसूरत है। बाद में ध्यान रखना, मेरी खूबसूरती को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो सावधान रहो, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। युवा मास्टर सु से यही उम्मीद थी। उनकी यह सोच सचमुच उन्हें हमारी पीढ़ी का आदर्श बनाती है। सन वूजी सुजुवान के प्रति प्रशंसा से भर गया था। ये तो मानो पाताल लोक की शक्ति पर एक मनोवैज्ञानिक हमला था। चिंता मत करो, युवा स्वामी सु। मैं गारंटी देता हूं कि मैं मिशन पूरा करूंगा। सुन वूजी ने आदरपूर्वक कहा। अपने निर्देश देने के बाद सुजुवान मुस्कुराया और सन वूजी के कंधे पर थपथपाया, फिर सन वूजी वहां से गायब हो गया। पतिदेव, आपने मेरे पिता से क्या कहा? उनके चेहरे पर इतनी धूर्त मुस्कान क्यों है? सुन युए ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। अहम, वो सवाल मत पूछो जो बच्चों को नहीं पूछने चाहिए। ये बड़ों के मामले तुम्हारे लिए बहुत जटिल हैं। सुजुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, सन यू ने अनभिज्ञता से सिर हिलाया। असल में वह अब छोटी नहीं थी, वह 20 साल से ज्यादा की थी, पहले से ही एक वयस्क। सुन युए ने एक बार फिर खुद को नीचे देखा और वास्तव में अपने पैर देख सकी, जिससे वह तुरंत आत्मसंदेह में डूब गई। क्या मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ? सुन युए सोच में पड़ गई। ठीक है, चलो चलते हैं। हाओयुए संप्रदाय लौटने का समय हो गया है। तुम्हारे पिता अपना काम खत्म करके जल्द ही वापस आ जाएंगे, सुजुवान ने कहा। हम। सुन युए ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर उत्साह का भाव था। यह उसकी पहली लंबी यात्रा थी। पहले वह हमेशा बोन इरोजन सिटी में ही खेलती थी, और सन वूजी उसे वहां से ज्यादा दूर नहीं जाने देता था। इस प्रकार अंततः उसे दूर यात्रा करने का अवसर मिला। हालांकि वह एक राक्षसी संप्रदाय में जा रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, सन यू अंततः एक लंबी यात्रा पर जा रही थी।
इसके बाद सू जुबान ने सन वूजी द्वारा छोड़े गए टेलीपोर्टेशन एरे की मरम्मत में थोड़ा समय बिताया। पलक झपकते ही सू जुबान, सन यू और हुआंग यान एक गुप्त कक्ष में पहुंच गए। ये गुप्त कक्ष वह स्थान था जहां सन वूजी आमतौर पर साधना करते थे और उनके अलावा कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। गुप्त कक्ष का दरवाजा खोलते ही प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे लिंगजिन हॉल के शिष्य बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उनके हॉल मास्टर सन वूजी के बजाय एक 20 वर्षीय युवक बाहर क्यों आया? तुम कौन हो? हमारे हॉल मास्टर के गुप्त कक्ष में क्यों हो? शिष्य ने अपनी लंबी तलवार उठाई और उसे सू जुबान की ओर तान दिया। सू जुबान को सबसे ज्यादा तब गुस्सा आता था जब कोई उस पर हथियार तानता था। उसने तुरंत शिष्य को 2 जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे वह अचेत हो गया। क्या तुम अंधे हो, कुत्ते? ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ, तुम्हारा बाप। सू जुबान ने शाप दिया। रक्षा कर रहा शिष्य केवल सर्वोच्च स्तर पर था, और सू जुबान के 2 जोरदार थप्पड़ों ने उसे अचंभित कर दिया। सौभाग्य से सू जुबान ने लियू रुली की शक्ति का उपयोग नहीं किया, अन्यथा दूसरा पक्ष शायद विस्फोट हो जाता। शिष्य ने अपने सामने खड़े सू जुबान को देखा और उसके लहजे को देखकर उसे लगा कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन चाहे वह कितना भी सोच ले, उसे याद नहीं आ रहा था कि सू जुबान कौन था। महोदय, ये साधारण सा प्राणी अंधा था। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, महोदय। उसके बोलने से पहले ही 2 और जोरदार थप्पड़ पड़े, इस बार हुआंग यान की तरफ से। क्या तुम अंधे हो, कुत्ते? हमारे युवा स्वामी पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है, ये एक महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें हमारे हॉल मास्टर भी युवा स्वामी कहकर पुकारते हैं। हुआंग यान ने शाप दिया। शिष्य सू जुबान को नहीं पहचान पाया, लेकिन उसने हुआंग यान को पहचान लिया। हुआंग यान सैकड़ों वर्षों से सन वूजी का अनुयायी था और उसकी छवि उसके मन में गहराई से बसी हुई थी। हुआंग यान की यह बात सुनकर शिष्य तुरंत भयभीत हो गया और सीधे घुटनों के बल बैठ गया। दूसरा पक्ष दरअसल एक महान हस्ती था जिसे हॉल मास्टर को भी युवा मास्टर कहना पड़ता था। आखिर वह कौन था? ये तो सबको पता होना चाहिए कि उनके हॉल मास्टर एक महान सम्राट थे। फिर भी उन्हें अपने सामने खड़े युवक को युवा मास्टर कहकर पुकारना पड़ा। हे प्रभु, दया करो। हे प्रभु, दया करो। ये बेचारा अंधा था, कृपया इस बेचारे पर दया करो। शिष्य तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा, यहाँ तक कि उसने अपना सिर तब तक पटका जब तक कि उससे खून नहीं निकलने लगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं, तो तुम्हें कम से कम कुछ ईमानदारी तो दिखानी ही होगी, है ना? सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जी हाँ, महोदय। ये दशकों से संचित मेरी सारी संपत्ति है, ये सब इसके अंदर है। अगर साहब को लगता है कि यह काफी नहीं है, तो मेरे पास घर पर एक खूबसूरत पत्नी भी है, अगर साहब को कोई आपत्ति न हो। ठीक है, चले जाओ। ये नौजवान मालिक एक नेक इंसान है, मैं किसी और की चीज कैसे ले सकता हूँ? भंडारण की अंगूठी छोड़ो और मुझसे दूर चले जाओ। सू जुबान ने सीधे शिष्य को एक तरफ लात मारी और शिष्य झट से उठकर भाग गया। देखा तुमने, पत्नी? अब से जब भी तुम बाहर जाओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए और रास्ते में कोई तुमसे कमजोर मिले, तो 2 जोरदार थप्पड़ काफी होंगे। सू जुबान ने अपने बगल में बैठी सुन युए की ओर देखा और उसे उपदेश दिया। क्या ऐसा है? सन यू ने अनभिज्ञता से सिर हिलाया। उसने पहले कभी कुछ नहीं खरीदा था, जब भी उसे कुछ चाहिए होता, सुन वूजी सीधे उसे भेज देते थे। उसके सामने सब कुछ बहुत नया लग रहा था। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो, तो फिर भूत है। सू जुबान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सन यू इतनी सरल होगी, उसमें किसी महान सम्राट के वंशज जैसे व्यवहार का बिल्कुल भी अंश नहीं होगा। अगर उसने सचमुच उसे गुमराह किया है, तो उसकी जीवन भर की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। बाद में, मैं उसे तियानवु पवित्र भूमि वापस ले जाऊंगा और झाओरू और अन्य लोगों से उसे अच्छी तरह से सिखाने के लिए कहूंगा। अन्यथा, अगर इतनी अच्छी लड़की मेरे हाथों गुमराह हो जाए तो यह अच्छा नहीं होगा। सू जुबान ने मन ही मन सोचा। लिंगजिन हॉल के उच्च अधिकारियों को सूचित करो और उनसे कहो कि वे मुझसे, अपने युवा स्वामी से मिलने आएं। ओह, ठीक है, इसकी भी जांच करो। दशकों पहले हाओयुए संप्रदाय की एक शाखा ने 2 अर्धसर्वोच्चों की हत्या कर दी थी, जिनमें से एक स्वर्गीय मार्शल होलीचाइल्ड था। इन दोनों लोगों के हत्यारे की पहचान की जांच करो। सू जुबान ने हुआंग यान से कहा। समझ गया, युवा स्वामी, हुआंग यान ने आदरपूर्वक कहा। हुआंग यान सन वूजी के प्रतिनिधि के बराबर था, वह जो कहता था, वह मूल रूप से सन वूजी के इरादों का प्रतिनिधित्व कर सकता था,
इसलिए लिंगजिन हॉल के उच्च अधिकारी स्वाभाविक रूप से जानने के बाद ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। दूसरे, वह हाओयुए संप्रदाय में आने के अपने उद्देश्यों में से एक को नहीं भूला था। शियाओ चेन से निपटने के अलावा उसे उस हत्यारे की भी जांच करनी थी जिसने पिछले स्वर्गीय मार्शल होली चाइल्ड की हत्या की थी। लिन फैंग की कहानी में ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि पिछले स्वर्गीय मार्शल होली चाइल्ड को मारने वाला विशेषज्ञ कौन था, क्योंकि लिन फैंग ने जाकर उन्हें बुरी तरह पीटा, जिससे सीधे तौर पर धर्मी व्यक्तियों के एक समूह ने हाओयुए संप्रदाय का सफाया कर दिया। जल्द ही लिंगजिन हॉल के उच्च अधिकारियों को सू जुवान के सामने लाया गया। सू जुवान ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि लिंगजिन हॉल की युद्ध शक्ति वास्तव में काफी अच्छी थी, जिसमें 4 सर्वोच्च संत और कई संत राजा स्तर के विशेषज्ञ, कुल 13 लोग शामिल थे। ये जानना जरूरी है कि लिंगजिन हॉल मुख्य रूप से फॉर्मेशन का अभ्यास करता था, इसलिए उनकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति बहुत अधिक नहीं होगी, जो सू जुवान के लिए एक सुखद आश्चर्य था। आपके हॉल मास्टर ने लिंगजिन हॉल का प्रबंधन मुझे सौंप दिया है। आज से मेरे आदेश हॉल मास्टर के आदेशों के समान होंगे। थोड़ी देर में आपके हॉल मास्टर आकर इस बारे में आपको सूचित करेंगे। फिलहाल मैं आपको पहले से ही सूचित कर रहा हूं, ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो सकें। सू जुवान ने कहा। लिंगजिन हॉल के उच्च अधिकारी सू जुवान की यह बात सुनकर बेहद आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सन वूजी से बदलकर एक युवक हो जाएगा। वे सभी इस बात को लेकर कुछ हद तक संशय में थे कि सू जुवान ने जो कहा वह सच था या झूठ। मुझे पता है आप सब संशय में हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि युवा गुरु ने जो कहा वह सच है। आप चाहे जितना भी संदेह करें, मुझ पर संदेह नहीं कर सकते, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी हॉल मास्टर के साथ विश्वासघात करूं? हुआंग यान ने कहा। हुआंग यान की यह बात सुनकर लिंगजिन हॉल के अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एल्डर हुआंग, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। चाहे हमें कितना भी संदेह हो, हम आप पर कभी संदेह नहीं करेंगे। सुप्रीम सेंट रियल्म के एक अधिकारी ने कहा। मुझे लगता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। आप बस ये जानना चाहते हैं कि यह सच है या झूठ, है ना? अगर ऐसा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद सू जुवान ने सन वूजी से संपर्क किया और उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में सूचित किया। इस समय सन वूजी अभी भी डेमोनिक कैवन के बाहर नेदर प्रिजन फियन की आकृति की तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसे सू जुवान का वॉयस ट्रांसमिशन प्राप्त हुआ। लिंगजिन हॉल से खबर मिलते ही सन वूजी तुरंत क्रोधित हो गए। जल्द ही लिंगजिन हॉल के लोगों के सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। ये हजारों मील की ध्वनि संचरण तकनीक का एक उन्नत संस्करण था, जो किसी व्यक्ति के भौतिक स्वरूप को सीधे प्रोजेक्ट कर सकता था। तुम हरामखोरों, क्या तुम्हारी परवरिश गंदगी में हुई है? क्या तुम युवा स्वामी सू को अपमानित करने की हिम्मत करते हो? मैं भी उन्हें आदरपूर्वक युवा स्वामी कहकर बुलाता हूँ, और आप वास्तव में इस बात पर संदेह करते हैं कि वह असली हैं या नहीं? क्या मेरे शब्द अब बेअसर हो गए हैं, या हुआंग यान के शब्द बेअसर हो गए हैं, या कुछ और बात है? सन वूजी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने पहले कभी इन लोगों को इतना चतुर नहीं देखा था, जो चीजों पर सवाल उठाना जानते थे। अब उन्होंने सू जुवान से पूछताछ की। अगर इससे सू जुवान दोषी साबित होता और उसे सू जुवान द्वारा दंडित किया जाता, तो सन वूजी निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करता कि उन्हें अच्छा परिणाम न मिले। माफ कीजिए हॉल मास्टर, हमें पता है हमसे गलती हुई। दया करो हॉल मास्टर। लिंगजिन हॉल के अधिकारी जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। उनके माथे जमीन पर दबे हुए थे। वे सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने खड़े युवक ने जो कहा वह वास्तव में सच होगा, और उन्होंने अभी अभी उससे सवाल किया था। क्या यह मृत्यु को आमंत्रित करना नहीं था? सन वूजी की तेज निगाहें घुटनों के बल बैठे लोगों पर पड़ी और उनकी आवाज लिंगजिन हॉल में एक बड़ी घंटी की तरह गूंज उठी। आज से युवा स्वामी सू आपके सीधे वरिष्ठ हैं। उनके आदेश मेरे आदेशों के बराबर हैं और मुझसे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने जरा सी भी अवज्ञा दिखाई, तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। समझ गया हॉल मास्टर। इस समय सभी के दिलों में अब कोई संदेह नहीं था। आखिरकार सन वूजी भी बोल चुके थे। ठीक है, नन्ही धूप, सभी लोग एक पल के लिए भ्रमित हो गए होंगे। चूंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए आगे किसी दंड की आवश्यकता नहीं है, सू जुवान ने कहा। सू जुवान द्वारा सन वूजी को इस तरह संबोधित करते सुनकर सबकी सांसें थम गईं। सन वूजी एक महान सम्राट थे। सू जुवान ने उन्हें सीधे छोटा सन कहकर पुकारा। सू जुवान की बात सुनकर सन वूजी की निगाहें तुरंत सू जुवान की ओर मुड़ गईं और वह तुरंत सौम्य हो गए।
युवा स्वामी सुउदार हैं, आप उन्हें जल्दी से धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हैं? सभी को ऐसा लगा मानो उन्हें कोई बड़ी क्षमा मिल गई हो और वे सुजुबान को धन्यवाद देने के लिए दौड़ पड़े। हे युवा स्वामी, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हे युवा स्वामी, आपकी दया के लिए धन्यवाद। ठीक है, नन्ही धूप, मैंने तुम्हारे कामों में देरी कर दी है। तुम्हें अभी भी वहां कुछ काम निपटाने हैं, जल्दी करो और उन्हें खत्म करके वापस आओ। समझ गया, युवा स्वामी, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा, सुन वूजी ने आदरपूर्वक कहा। फिर सन वूजी का प्रक्षेपण गायब हो गया। अब क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास है? सुजुवान ने समूह पर नजर डाली और किसी ने भी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। कृपया हमें निर्देश दीजिए, युवा गुरुजी, सभी ने एक स्वर में कहा। अच्छा, तो फिर अपनी दैवीय चेतना को जागृत करो। मैं तुम्हें थोड़ा दंड देना चाहता हूँ, सुजुवान ने कहा। ये सुनकर किसी ने भी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी दिव्य चेतना को जागृत कर लिया। फिर सुजुवान ने अपने सामने मौजूद 17 लिंगजिन हॉल के अधिकारियों में सभी दाओहॉट डेमन सीड को बो दिया। कुछ संघर्ष के बाद लिंगजिन हॉल के अधिकारियों की आंखें खुलने लगीं। नमस्कार, युवा स्वामी, 17 लोगों ने एक साथ कहा। उठो, अब ठीक है, सुजुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अब लिंगजिन हॉल के सभी अधिकारी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थे। लेकिन ये काफी नहीं था। ली दाहाई की मृत्यु के बाद हाओयुए संप्रदाय के 5 हॉल मास्टर्स के मन में विद्रोह के इरादे थे। केवल लिंगजिन हॉल पर निर्भर रहना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था। छोड़ो इसे, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं वापस जाकर देखूंगा कि युनशी और किन याओ कैसी हैं। उन दोनों को देखे हुए काफी समय हो गया था और उसने सोचा कि क्या वे उसे याद करते होंगे। ... इस बीच सन वूजी द्वारा सुजुवान के मामलों से निपटने के बाद उन्हें अंततः एक सुनसान जंगल में नीदर प्रिजन फिएंड मिला। नरक के कारागार के राक्षस, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिना कुछ और कहे सन वूजी ने एक ही मुक्के से नेदर प्रिजन फिएंड के छोटे लकड़ी के घर को सीधे चकनाचूर कर दिया। छोटे से लकड़ी के घर के अंदर नेदर प्रिजन फिएंड ने अपनी पैंट का आधा हिस्सा उतार दिया था और वह अपनी पत्नी के साथ जीवन के रहस्यों पर चर्चा करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन किसे पता था कि जिस घर को उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था, उसे कोई उड़ा देगा। उसने आसपास के इलाके से राक्षसी जीवों को भगाने में कई दिन बिताए थे और फिर बड़ी मेहनत से वह छोटा सा लकड़ी का घर बनाया था। कौन मेरी मौजमस्ती खराब करने की हिम्मत करता है? नेदर प्रिजन फिएंड दहाड़ा, अपनी पैंट ऊपर खींची और खंडहरों से बाहर निकल आया। तुम्हें क्या लगता है मैं ही हूँ ये बूढ़ा आदमी? सन वूजी ने जब नेदर प्रिजन फिएंड को देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। पुराने सूरज, तुम कैसे हो? तुम यहाँ कैसे आए? ये देखकर कि वह व्यक्ति सन वूजी था, नेदर प्रिजन फिएंड को अचानक थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। कुछ समय पहले ही सन वूजी ने उसे सन निवास की स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने सीधे सीधे उसे धोखा दे दिया। क्या सन यू किसी मुसीबत में फंसी हुई है? असंभव, उससे छिपना तो नामुमकिन है जब तक कि वह कोई महान सम्राट न हो। भला कोई उसकी नाक के नीचे से बोन एरोजन सिटी में कैसे घुस सकता है? अरे सन, क्या हुआ? चलो आराम से बात करते हैं। मैं और मेरी पत्नी अभी अभी ले में आए थे। तुमने अचानक बीच में दखल दिया, इससे मुझे दुख हुआ, तुम्हें पता है, नेदर प्रिजन फिएंड ने कहा। वह भी अभी अच्छे मूड में आया ही था कि सन वूजी ने उसे परेशान कर दिया। हालांकि उसे सन वूजी के प्रति अपराधबोध महसूस हुआ, लेकिन ये सन वूजी के लिए उसके अच्छे समय में खलल डालने का कारण नहीं था। आखिरकार वह अपने छोटे भाई को एक बार खड़ा करने में कामयाब हो गया था और सन वूजी के अचानक डर जाने से उसका अच्छा भाई तुरंत वापस लेट गया। मुझे क्या फर्क पड़ता है? नरक के शैतान, मुझे अपनी जान दे दो। आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। सन वूजी को उसकी बकवास से कोई लेना देना नहीं था और उसने सीधे महान दाव की शक्ति का उपयोग किया। नहीं, बूढ़े सूरज, क्या तुम सचमुच मेरे साथ गंभीर खेल खेल रहे हो? नेदर प्रिजन फिएंड अभी भी कुछ शब्द कहना चाहता था, लेकिन सन वूजी ने सीधे उस पर हमला कर दिया। दूसरा पक्ष एक महान सम्राट था और वह केवल सर्वोच्च संत स्तर पर था। हालांकि दोनों के बीच केवल एक ही प्रमुख क्षेत्र का अंतर था और नेदर प्रिजन फिएंड ग्रेट एम्परर क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। हालांकि एक संत क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त विधि की शक्ति और एक महान सम्राट द्वारा प्राप्त महान दाव की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर था। यहाँ तक कि दर्जनों सर्वोच्च संत विशेषज्ञ भी एक महान सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकते। नीदर प्रिजन फिएंड ने मन ही मन कराहते हुए कहा, सन वूजी की प्रचंड महान दाव शक्ति का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी प्रतिरोध करने में असमर्थ था।
हे सूर्य, मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था, मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हें जो चाहो दे दूंगा। मेरी पत्नी तुम्हारी हो सकती है। मेरी हर संपत्ति तुम्हारी हो सकती है। कृपया मुझे जाने दो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। नेदर प्रेजेंटफियन ने बेताब होकर दया की भीख मांगी, जबकि वह भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि एक महान सम्राट के सामने नेदर प्रेजेंटफियन द्वारा किए गए कोई भी व्यर्थ प्रयास वास्तव में व्यर्थ ही थे। जल्द ही सन वूजी द्वारा नेदर प्रेजेंटफियन को दबा दिया गया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। तुम्हें जाने दूं। तुम्हें जाने देना तो मालिक का काम है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, तो मालिक से ही भीख मांग लो। सन वूजी ने उपहास किया। ये सुनकर नेदर प्रेजेंटफियन और भी भयभीत हो गया। आखिर कौन इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है जिसे सन वूजी ने युवा स्वामी कहा हो? अंदर जाओ। सन वूजी ने नेदर प्रेजेंटफियन को एक फॉर्मेशन के भीतर कैद कर लिया, फिर अपने हाथ के एक इशारे से नेदर प्रेजेंटफियन सन वूजी की जेब में चला गया। इस समय मैदान पर केवल दो लोग ही बचे थे, सन वूजी और नेदर प्रेजेंटफियन की पत्नी। सन वूजी ने नेदर प्रेजेंटफियन की पत्नी को कई बार देखा था। हालांकि वह कई सौ साल की हो चुकी थी, फिर भी वह एक युवा लड़की की तरह सुंदर और पतली दिखती थी। उसका शरीर भी सुडौल था, बिल्कुल छोटे तरबूज की तरह। हालांकि सन वूजी का उपनाम काओ नहीं था, इसलिए उसे नीदर प्रेजेंटफियन की पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर आप मरना नहीं चाहते, तो सच बोलिए, सन वूजी ने कहा। महिला ने घबराकर सिर हिलाया, उसे डर था कि अगर वह एक कदम भी धीमी हुई तो उसका सिर गिर जाएगा। क्या तुमने सन वूजी को वश में कर लिया? अब लिंगर्स इन हॉल के सभी उच्च पदस्थ सदस्य तुम्हारे लोग हैं। दूसरी ओर सू जुबान के वर्णन को सुनकर युनशी लगभग डर के मारे मर ही गई। सू जुबान ने जो कहा वह सचमुच बहुत भयानक था। सन वूजी कौन थे? वे 5 हॉल मास्टर्स में से एक थे, फॉर्मेशन के उस्ताद थे और एक महान सम्राट भी थे। लेकिन सू जुबान को बाहर आए हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे, और उसने वास्तव में इतनी बड़ी हस्ती को वश में कर लिया था। युनशी को एक पल के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा, क्योंकि इतनी गति वास्तव में बहुत तेज थी। इतनी तेजी से कि युनशी के दिमाग ने अभी तक इसे प्रोसेस भी नहीं किया था। बहन, पति ने जो कहा वो सच है। मेरे पिताजी अब पति को छोटे मालिक कहकर बुलाते हैं। वो पति के नौकर हैं, बिल्कुल मेरी तरह, सन यू ने कहा। किसी कारणवश जब सुन युए ने ये कहा, तो उसे अकथनीय रूप से गर्व का अनुभव हुआ, मानो सू जुबान की नौकरानी बनना एक गौरवशाली उपलब्धि हो। तुम कौन हो? युनशी ने सन यू की ओर देखा। वह पहले सन यू से नहीं मिली थी, लेकिन सन यू में सू जुबान की आभा थी, जिससे युनशी को संकट का आभास हुआ। कुछ दिनों तक उससे न मिलने के बाद सू जुबान ने न केवल सन वूजी से निपटा, बल्कि इतनी खूबसूरत महिला को भी वापस ले आया। यह आदमी, वह हद से ज्यादा बेवफा था, लेकिन फिर भी बेवफाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। सू जुबान की मौजूदा ताकत को देखते हुए, अगर वो और किन किन्याओं मिलकर भी उस पर हमला करें, तो भी शायद वो काफी नहीं होंगी। मेरा नाम सुन युए है। सुन वूजी मेरे पिता हैं। मेरे पति ने जो कहा वह सब सच है। मेरे पिता ने लिंगजेन हॉल पहले ही मेरे पति को सौंप दिया है। सन यू ने सिर हिलाया। तुम सन वूजी की बेटी हो? क्या सच में उनकी बेटी है? युनशी कुछ हद तक हैरान थी, यह ऐसी जानकारी थी जो किसी और को नहीं पता थी। जी बहन, मेरा नाम सन यू है। सन यू ने सिर हिलाया। मेरा नाम युनशी है, युनशी ने उत्तर दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम सन वूजी को संभाल सके। पता चला कि तुमने सन वूजी की बेटी का अपहरण किया था। तुमने जो किया वह तुम्हारे नेक दिखने के बिल्कुल विपरीत है, युनशी ने चिढ़ाया। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, सू जुबान मुस्कुराए। लेकिन सन वूजी एक महान सम्राट हैं। क्या आपको वाकई यकीन है कि वह सचमुच आत्मसमर्पण कर रहे हैं? उसकी हैसियत को देखते हुए सिर्फ एक सन यू उसे दबाए रखने के लिए शायद काफी नहीं होगी, है ना? युनशी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। सन वूजी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए केवल एक बेटी ही उसे अनिश्चित काल तक बांधे रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, ये व्यवहारिक नहीं है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुन वूजी इस जन्म में कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। सू जुबान बहुत आत्मविश्वासी थी। सू जुबान को इतना आत्मविश्वासी देखकर युनशी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चूंकि उसने ऐसा कह दिया था, इसलिए वह केवल सुन सकती थी। पतिदेव, खाना तैयार है। आइए, मैंने जो व्यंजन बनाए हैं उन्हें चखिए। किन किन्याओं ने बड़ी कुशलता से व्यंजनों से भरी एक मेज पर व्यंजन परोसे। उन्हें देखकर सुन युए के मुंह में तुरंत पानी आ गया। बोन इरोजन सिटी में इतने वर्षों तक रहने के बाद सन यू के लिए इस तरह का भव्य नजारा देखना पहली बार था।
वह कुछ नहीं कर सकती थी। सन गुजी ने उसकी बहुत अच्छी तरह से रक्षा की थी और उसका दैनिक भोजन स्वयं सन गुजी द्वारा तैयार किया जाता था। हालांकि अगर आप सन गुजी से फॉर्मेशन तैयार करने के लिए कहते तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनसे खाना बनाने के लिए कहना थोड़ा मुश्किल काम था। बाद में सन गुजी ने सन यू को खाने के लिए केवल कुछ बिगू डैन स्पिरिट ग्रेन पिल्स ही दी, जिसका मतलब था कि सन यू ने असल में कभी कुछ अच्छा नहीं खाया था। इस वजह से एक प्रतिष्ठित महान सम्राट की बेटी भी घर के बने व्यंजनों का ढेर देखकर सचमुच ललचा गई। बहन किन, क्या ये सब तुमने बनाए हैं? इनकी खुशबू तो लाजवाब है। सन यू के मुंह में लालसा से पानी आ गया। आप उन्हें पसंद करते हैं? सुन युए की प्रतिक्रिया देखकर किनकिन्याओं को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। क्योंकि युनशी पहले ही बिगू के स्तर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए किनकिन्याओं के खाना बनाते समय युनशी शायद ही कभी खाती थी। इसके अलावा युनशी के मन में उसके प्रति कुछ द्वेष प्रतीत होता था, भले ही वे वर्तमान में एक ही छत के नीचे रह रही थी। मुझे ये बहुत पसंद हैं। ये स्वादिष्ट हैं। सन यू ने एक निवाला लिया, उसकी आंखें मानो चमक उठीं। इन चीजों में ऐसी क्या खास बात है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। युनशी ने अपना सिर हिलाया। वह खुद को एक अर्धोन्नत साधिका मानती थी और इन साधारण चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हे, अगर ये चीजें स्वादिष्ट नहीं हैं, तो शायद मैडम मेरी जगह मुझे चखना पसंद करेंगी। सु जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और इससे पहले कि युनशी कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसने उसे गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। क्या तुम पागल हो? वे अब भी देख रहे हैं। युनशी बेहद शर्मीली थी। इतना ही नहीं, ये शयन कक्ष ली दाहाई का था और उनकी तस्वीर अभी भी वहां टंगी हुई थी। सु जुबान ने भी ये देखा और ली दाहाई के चित्र की प्रशंसा करने लगी। मुझे पता नहीं था, लेकिन ली दाहाई, ये लड़का काफी सुंदर है। इसीलिए तो तुम उस समय उसके साथ थी। सु जुबान ने चिढ़ाया। तुम सबसे बुरे हो। वो तो पहले ही मर चुका है, उसे ये सब सुनाई नहीं देगा। मरे हुए आदमी को अपमानित नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ से जल्दी निकलें, युनशी ने कहा। उसने ली दाहाई के चित्र को देखा, और जब उसकी नजरें उससे मिली, तो युनशी को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। ली दाहाई की मृत्यु को कितना समय हो गया था, और वह सु जुबान के साथ इतनी बेशर्मी से पेश आ रही थी, अब तो दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठा रही थी। हे, ठीक है, मैं उसे नाराज नहीं करूंगा। लेकिन ली दाहाई नीचे अकेला है, उसे जरूर मुश्किल हो रही होगी। मुझे लगता है कि अपनी परेशानियों के मुकाबले उन्हें इस बात की ज्यादा फिक्र होगी कि आप कैसे हैं, है ना? इसलिए मैं आपको खास तौर पर यहाँ लेकर आई हूँ। यह उन्हें ये बताने का भी एक तरीका है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तुम बहुत शरारती हो। क्या तुम ऐसा करना बंद नहीं कर सकते? युनशी के दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं, जिनमें शर्म और लज्जा लगातार अपनी जगह बदल रही थीं। तो फिर मुझे इसकी इतनी परवाह नहीं है, सु जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और अगले ही पल सु जुबान ने युनशी को धक्का देकर बेडरूम में धकेल दिया। मैंने सुना है कि किनकिन्याओं के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। क्या आप उसे नापसंद करते हैं, या फिर क्या बात है? सु जुबान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। उसे किसने कहा कि वो मेरे साथ वही चीज चुरा कर खाएगी? हाउ युए संप्रदाय की संप्रदायाध्यक्ष होने के नाते युनशी काफी अभिमानी थी। वह आमतौर पर किनकिन्याओं जैसी महिलाओं को नीचा समझती थी, और युनशी को किनकिन्याओं के साथ कुछ साझा करने देना भी एक अजीब बात है। संप्रदाय की स्वामिनी होने के नाते युनशी हमेशा से ही अहंकारी थी, लेकिन सु जुबान से मिलने के बाद उसका अहंकार कम हो गया। इसमें बड़ी बात क्या है? क्या तुम सब मेरी पत्नियां नहीं हो? तुम्हें सद्भाव से रहना चाहिए। इन छोटी मोटी बातों की चिंता मत करो, ये सब व्यर्थ है, सु जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह नहीं चाहता था कि उसके हरम में आग लग जाए, उसे युनशी की सोच को सुधारना ही था। लेकिन मुझे परवाह नहीं, मुझे बस जलन होगी। डिंग, हेवनली डेस्टिन की महिला मुख्य किरदार युनशी की मेजबान के प्रति अनुकूलता 60 तक पहुंच गई है, जिससे 400,000 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। जियाओ चेन का लक वैल्यू 40,000 कम हो गया है। इस पारस्परिक बातचीत के बाद युनशी का किनकिन्याओं के प्रति दृष्टिकोण भी कुछ हद तक बदल गया, क्योंकि सु जुबान उसके मन में यह विचार बिठा रही थी कि संप्रदाय की स्वामिनी होने के नाते वह वास्तव में कोई खास नहीं है। चाहे वह कितनी भी असाधारण क्यों न हो, अंततः क्या उसका प्रदर्शन किनकिन्याओं के प्रदर्शन के समान नहीं था? इसके अलावा युनशी के अंतिम प्रदर्शन से तो वह किनकिन्याओं से भी हीन साबित हुई। इससे युनशी के मन में भी आत्मसंदेह पैदा हो गया, जिसके कारण किनकिन्याओं के प्रति उसकी धारणा में बदलाव आया।
दूसरी ओर सुन युए इस समय भी खाना खा रही थी। अंदर काफी शोरगुल होने के बावजूद सुन युए किन किन्याओं द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रही थी। क्या ये वाकई इतना स्वादिष्ट है? सु जुबान मुस्कुराते हुए सुन युए के बगल में बैठ गया। ये तो बेहद स्वादिष्ट है। पतिदेव, आपको भी इसे चखना चाहिए। सुन युए ने एक नन्ही बिल्ली के बच्चे की तरह खाना खाया और सु जुबान के लिए एक व्यंजन लेना नहीं भूली। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सु जुबान ने सन यू की ओर देखा। स्पष्ट रूप से भोजन की तुलना में सु जुबान की रुचि सन यू में अधिक थी। सुन युए का चेहरा पल भर में लाल हो गया। सु जुबान के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसकी पहले वाली मासूमियत पूरी तरह खो गई थी और वह सु जुबान का मतलब समझ गई थी। लेकिन पतिदेव, मुझे अभी भी खाना है। सुन युए ने अपने हाथ में मौजूद बड़ी ड्रमस्टिक और सु जुबान के हाथ में मौजूद बड़ी ड्रमस्टिक को देखा और वह तुरंत दुविधा में पड़ गई। वह दोनों चीजें खाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास दो मुंह नहीं थे। हाँ भाई, तुम करते हो। सचमुच, तुम करते हो। सु जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। फिर, इससे पहले कि सुन युए को इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया हो पाती, उसका चेहरा पहले ही मेज पर दब चुका था। अगली सुबह जल्दी ही आ गई। सन वूजी अपना मिशन पूरा कर चुके थे और हाउ युए संप्रदाय लौट आए थे। नेदर प्रिजन फिएंड और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने के अलावा वह बोन एरोजन सिटी भी वापस गया और बोन एरोजन सिटी के सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सब करने के बाद सन वूजी हाउ युए संप्रदाय लौट आया। युवक स्वामी, मैं वापस आ गया हूँ। हाउ युए संप्रदाय में लौटते ही सन वूजी ने तुरंत सु जुबान से संपर्क किया। जल्द ही सु जुबान, जिसके साथ लाल चेहरे वाली सुन युए भी थी, ने सुन वूजी को ढूंढ लिया। नमस्कार युवा स्वामी। सु जुबान को देखकर सन वूजी तुरंत घुटने टेक दिए। लोग कहाँ हैं? छोटे मालिक को सूचना देते हुए, वे सभी यहाँ उपस्थित हैं। सुन वूजी ने अपनी आस्तीन हिलाई और तुरंत ही सु जुबान के सामने एक दर्जन से अधिक लोग प्रकट हो गए। वे सभी अस्त व्यस्त हालत में थे, पुरुष और महिलाएं दोनों। इनमें से एक नीदर प्रिजन फिएंड था। उसके अलावा ये सभी लोग बोन एरोजन सिटी के उच्च पदस्थ अधिकारी थे और उनकी साधना ग्रेट सेंट रील्म तक पहुंच चुकी थी, जिनमें 2 सेंट किंग भी शामिल थे। शाबाश, सु जुबान ने सहमति जताते हुए कहा। अप्रत्याशित रूप से नीदर प्रिजन फिएंड को पकड़ने के अलावा सन वूजी ने बोन एरोजन सिटी के उच्च पदस्थ अधिकारियों से भी निपटा, जिससे सु जुबान की युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई। ये दाओ हॉट डेमन सीड की शक्ति थी। अगर यह कोई साधारण मन नियंत्रण तकनीक होती, तो शायद इतनी बुद्धिमान नहीं होती। युवक स्वामी, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं ये सब केवल आपके बुद्धिमान और शक्तिशाली नेतृत्व में ही हासिल कर सका। जब भी सन वूजी को मौका मिलता, वह सु जुबान की जमकर तारीफ करता, जिससे सु जुबान थोड़ी शर्मिंदा हो जाती थी। ठीक है, मेरी प्रशंसा करना बंद करो। उनसे कहो कि वे अपनी दिव्य चेतना को जागृत करें। सु जुबान ने कहा। बोन एरोजन सिटी के लोगों ने यह सुना और शायद अनुमान लगा लिया कि सु जुबान क्या करना चाहता है, और उनके चेहरे पर तुरंत भय के भाव दिखाई देने लगे। क्या तुमने युवा गुरु की बात नहीं सुनी? अगर तुम मरना नहीं चाहते, तो जल्दी से अपनी दैवीय चेतना को मुक्त करो। सन वूजी की निगाहें भीड़ पर घूमी और हर कोई तुरंत कांप उठा। मरने से बेहतर तो मैं मर जाऊंगी। फिर भी कोई विरोध करना चाहता था। बैंग! इससे पहले कि वह व्यक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, सन वूजी ने केवल उसकी ओर इशारा किया और उस महान संत विशेषज्ञ का शरीर तुरंत फट गया, उसकी आत्मा नष्ट हो गई। मैं कोई कहने ही वाला था, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन उस व्यक्ति की अभी अभी की दयनीय स्थिति को देखकर राख भी नहीं बची थी, वे तुरंत डर गए। अगर वे सु जुबान के नियंत्रण में होते, तो जीने का एक रास्ता तो होता, लेकिन अगर वे मर जाते, तो वे सचमुच मर जाते। क्या मैं? सन वूजी ने बोन एरोजन सिटी के उस उच्च पदस्थ अधिकारी को निर्दयी भाव से देखा, उसकी उंगली पहले से ही दूसरे पक्ष की ओर इशारा कर रही थी। मेरा मतलब है, मैं युवा गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। युवा गुरु बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। वे हमारी पीढ़ी के आदर्श हैं। मैं युवा गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। वह व्यक्ति बहुत जल्दी घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान! वह हमारे सामने घुटने टेक कर बैठ गया। बोन एरोजन सिटी के अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा और तुरंत चिंतित हो गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उनसे भी तेजी से घुटने टेक देगा। ये देखकर वे भी घुटने टेक कर बैठ गए, इस डर से कि यदि वे बहुत धीरे धीरे घुटने टेकेंगे तो उनकी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। बुरा नहीं, आप सब समझदार लोग हैं। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है।
मैं आप सबकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। सभी को आज्ञाकारी रूप से अपनी दिव्य चेतना को मुक्त करते हुए देखकर सू जुवान ने भी दाओ और डेमन सीड बोने का अवसर प्राप्त कर लिया। लगभग 10 मिनट बाद दर्द की एक तेज लहर का अनुभव करने के बाद बोन एरोजन सिटी के लोगों की आंखें भी साफ हो गईं। मालिक, बोन एरोजन सिटी के लोगों ने आदरपूर्वक कहा, अब से आप मुझे यंग मास्टर सू या यंग मास्टर कह सकते हैं। आपको मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, सू जुवान ने कहा। समझ गया, युवा स्वामी। इसके बाद सू जुवान ने अपनी निगाहें बोन एरोजन सिटी की एकमात्र महिला ग्रेट सेंट विशेषज्ञ की ओर मोड़ी। खांसी, खांसी, तुम अपवाद हो। तुम मुझे गुरु कह सकते हो। बाकी सब लोग भूल जाओ, सू जुवान ने कहा। जी, गुरुजी। ये सुनकर महिला महान संत बहुत प्रसन्न हुई। ऐसा लगा कि उनके गुरु के हृदय में उनका स्थान दूसरों से कहीं अधिक था। जब दूसरों ने ये देखा तो वे तुरंत ईर्ष्या करने लगे। आखिर इस मोहक स्त्री को ही गुरु का अनुग्रह क्यों प्राप्त हुआ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम लिंग युए है। लिंग का अर्थ है आध्यात्मिक ऊर्जा, युए का अर्थ है कानों को मधुर लगने वाला नाम। लिंग यू ने कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं, अच्छा नाम है। सू जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, सन गुजी, मुझे याद है आपको जिन लोगों को लाना था वे इन लोगों से कहीं अधिक होने चाहिए थे, है ना? सू जुवान ने कहा, चिंता मत करो, युवा स्वामी। मैंने आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। मूल रूप से सन गुजी ने उन्हें तभी रिहा करने का इरादा किया था जब सू जुबान लोगों के इस समूह को तितर बितर कर देगा। लेकिन अब सू जुबान थोड़ा अधीर लग रहा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से निर्देशों का पालन किया। सुन गुजी की आस्तीन के एक झटके से एक कमजोर महिला सबके सामने प्रकट हुई। उस महिला का नाम लोली था और उस नाम के अलावा उसकी एक और पहचान थी, बोन एरोजन सिटी के नगर स्वामी की पत्नी, यानी नेदर प्रिजन फियन की पत्नी। इस समय लोली अभी भी थोड़ी स्तब्ध थी। उसके लंबे स्याही जैसे काले बाल पीछे बिखरे हुए थे, कुछ लंटें उसके आंसुओं से भीगे गालों से चिपकी हुई थीं। उसकी आंखें एक गहरे तालाब की तरह थीं, लेकिन अब वे भय और लाचारी से भरी हुई थीं, और अनबहे आंसू अभी भी उसकी लंबी पलकों से चिपके हुए थे, जो उसके थोड़े कांपते शरीर के साथ धीरे धीरे कांप रहे थे। हे मेरे प्रभु, कृपया मुझे बख्श दीजिए। हे मेरे प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, कृपया मुझे जाने दीजिए। जब लोली ने सन गुजी को देखा तो उसे पहले का भयावह दृश्य याद आ गया और वह तुरंत भयभीत हो गई। महान सम्राट की भयावह छवि अब भी उसके मन में गहराई से अंकित थी। मुझसे दया की भीख मांगने का क्या फायदा? तुम्हें तो युवा स्वामी से दया की भीख मांगनी चाहिए, सन गुजी ने उपहास किया। लोली ने कमरे का जायजा लिया। वह उपस्थित अधिकांश लोगों से मिल चुकी थी, केवल सू जुबान ही उसके लिए अपरिचित थी। लोली बहुत बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि उसके सामने खड़ा युवक संभवतः वही युवा स्वामी सन गुजी था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। युवक स्वामी, कृपया कृपया मुझे जाने दीजिए। जब तक आप मुझे जाने देंगे मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। लोली ने सू जुबान का पैर पकड़ लिया और बेकाबू होकर रोने लगी। अनजाने में ही उसने सू जुबान को कुछ ऐसी चीजें भी दिखा दी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। लोली पहले से ही बेहद खूबसूरत थी, मानो किसी भी स्वर्गीय भाग्य की नायिका से कम नहीं। इतनी खूबसूरत को यूं ही मार देना बहुत ही दुखद होगा। अंधकार में कारागार के राक्षस, कुछ बोलो। वह तुम्हारी पत्नी है। क्या तुम उसे मरते देखना चाहते हो या उसे जीवित देखना चाहते हो? सू जुबान ने चिढ़ाया। ये सुनकर लोली को मानो जीवन रक्षक सहारा मिल गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि नेदर प्रिजन फियन ने सू जुबान के साथ कब साजिश रची थी, लेकिन सू जुबान के पूछने पर लोली की आशा तुरंत नेदर प्रिजन फियन पर टिक गई। हालांकि नेदर प्रिजन फियन के इस फैसले से लोली को निराशा ही मिलनी तय थी। मैं छोटे मालिक के सभी आदेशों का पालन करूंगा। नेदर प्रिजन फियन की निगाहें बेहद दृढ़ थीं, बिना किसी झिझक के। उसने ये शब्द बिना सोचे समझे बोल दिए। अंधकार में कारागार, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरी जान या मौत की कोई परवाह नहीं है? लोली एकदम टूट गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि नेदर प्रिजन फियन ऐसी बात कहेगा। ये तो सबको पता होना चाहिए कि वे 100 साल से भी ज्यादा समय से साथ थे। कहते हैं कि पति पत्नी के रूप में बिताया गया एक दिन 100 दिनों की दयालुता के बराबर होता है। 100 साल की दयालुता के बाद क्या नीदर प्रिजन फील्ड उसे सिर्फ एक सजा देकर छोड़ देगा? तुम निकम्मे हो। तुमने स्वामी जी का अपमान किया है। मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी नहीं चाहिए। नेदर प्रिजन फियन की निगाहें दृढ़ थीं और उसने सीधे लोली से संबंध तोड़ लिए। तुम कमीने, हरामखोर, मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा।
लोली पागलपन की कगार पर थी। अपने 100 साल के पति को पूरी तरह से नजरअंदाज करते देख लोली तुरंत निराश हो गई। लोली को अपने सामने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए देखकर नेदर प्रेजेंटफिएंट को लगा कि वह एक मस्खरा है। भला उस समय वह ऐसी स्त्री के प्यार में कैसे पड़ गया? कितनी बड़ी गलती। युवक स्वामी, इस व्यक्ति ने मुझसे बदतमीजी से बात की, मैं स्वामी से विनती करती हूँ कि इसे सबक सिखाएं। सुजुवान के आदेश के बिना नीदर प्रेजेंटफिएंट लोली पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल सुजुवान से ही उसे सबक सिखाने में मदद करने के लिए कह सकता था। उसे सबक सिखाना, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस प्रक्रिया के दौरान मैं कुछ हद से ज्यादा हरकतें कर सकता हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? सुजुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर नेदर प्रेजेंटफिएंट क्रोधित नहीं हुआ बल्कि प्रसन्न हुआ। युवा स्वामी क्या कह रहे हैं? यदि यह महिला युवा स्वामी से शिक्षा प्राप्त कर सकती है, तो यह उसके लिए सम्मान की बात होगी। नेदर प्रेजेंटफिएंट दिल से बहुत खुश था। नेदर प्रेजेंटफिएंट और लोली को कुत्तों की तरह झगड़ते हुए देखकर और साथ ही नेदर प्रेजेंटफिएंट के जवाब से सुजुवान बहुत संतुष्ट हुआ। ये दाओ हॉट डेमन सीड सचमुच विकृत है, सुजुवान ने मन ही मन सोचा। उसके बगल में खड़ी सुन युए पहले से ही अचंभित थी। नीदर प्रेजेंटफिएंट और लोली के बीच हुई बातचीत से उनके रिश्ते को समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उनके रिश्ते के बावजूद वे वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ हो गए और नेदर प्रेजेंटफिएंट ने स्वेच्छा से लोली को सुजुवान के पास भेज दिया। हालांकि सुन युए अनुभवहीन थी, फिर भी उसे इस समय ये बात बेहद अनुचित लगी। मेरे पति ने कौन कौन से तरीके अपनाए? सन युए सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। चूंकि आपने अनुरोध किया है, इसलिए मैं, ये युवा स्वामी, दया दिखाऊंगा और उसे अच्छी शिक्षा दूंगा। आप सब जल्दी क्यों नहीं जा रहे हैं? सुजुवान ने वहां मौजूद पुरुषों की ओर देखा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग तुरंत चले गए और जाते समय वे सभी सुजुवान को एक अजीब सी मुस्कान के साथ देख रहे थे। विशेषकर नेदर प्रेजेंटफिएंट, उसकी मुस्कान सबसे धूर्त थी। सन यू और लिंग यू भी जाना चाहती थी, लेकिन सुजुवान ने उन्हें सीधे रोक दिया। युवा स्वामी, सुजुवान को उसे रोकते देख लिंग यू तुरंत शर्मा गई। सुजुवान की गोरी गर्दन और सुविकसित मांसपेशियों को देखकर लिंग यू का मन भटकने लगा। आपका क्या नाम है? सुजुवान ने लोली की ओर देखा। मेरा नाम लोली है। इस समय लोली अभी भी शोक में डूबी हुई थी और उसे नेदर प्रेजेंटफिएंट के विश्वासघात को स्वीकार करना कुछ हद तक मुश्किल लग रहा था। लोली, अच्छा नाम है। जैसा कि आपने देखा है, आपके पति नीदर प्रेजेंटफिएंट अब आपको नहीं चाहते। अब तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, या तो तुम मेरी औरत बनो या फिर मर जाओ। सुजुवान लोली को दाओ हॉट डेमन सीड से नियंत्रित नहीं करना चाहता था, ये व्यर्थ होता। मैं आपकी स्त्री बनने को तैयार हूँ। युवा स्वामी, लोली ने कुछ पल सोचने के बाद बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। बुरा नहीं, तुम वाकई एक चतुर महिला हो। तो फिर अब से तुम मेरे साथ रहोगे और मुझे चाय और पानी पिलाओगे। वैसे छोटे मालिक आजकल बहुत गुस्से में हैं, आपको पता है कि क्या करना है ना? सुजुवान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। बेशक मुझे पता। लोली का चेहरा लाल हो गया और उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। डिंग, लोली की अनुकूलता 100 तक पहुंच गई है। मेजबान को 100,000 खलनायक अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, मुख्य किरदार सन यू की लोकप्रियता 80 तक पहुंच गई है। मेजबान को 500,000 खलनायक अंक प्राप्त करने पर बधाई। शियाओ चेन का भाग्य मूल्य 50,000 कम हो गया है। डिंग, मेजबान को एक इंक्यूबेटर प्राप्त करने पर बधाई। ... लिंग यू ठीक थी, तीनों महिलाओं में उसकी ताकत सबसे अधिक थी। दूसरी ओर सन यू और लोली को ऐसा लग रहा था कि वे इस समय तुरंत मर जाना चाहती हैं। इंक्यूबेटर, इस चीज का क्या उपयोग है? सुजुवान ने अपने सिस्टम बैकपैक में रखी वस्तु को देखा और अचानक उसे याद आया कि उसने पहले एक ड्रैगन अंडा प्राप्त किया था। शायद इस इंक्यूबेटर का इस्तेमाल ड्रैगन के अंडे को सेने के लिए किया गया था। सुजुवान ने इसे चलाने की कोशिश की और पाया कि यह वास्तव में मौजूद है, लेकिन इसे पूरी तरह से विकसित होने में अभी भी 1 साल लगेगा। धिक्कार है, इसे तेज करने के लिए मुझे 100,000 विलेन पॉइंट्स खर्च करने पड़ेंगे। बकवास है। ये देखकर सुजुवान ने तुरंत एट्रीब्यूट पैनल बंद कर दिया। उसने सुन युए और बाकी दोनों पर एक नजर डाली और उनके थोड़े भयभीत भावों को देखकर सुजुवान की दिलचस्पी खत्म हो गई। वह युनशी और किनकिन्याओं से निपटने के लिए वापस चला गया और इस तरह एक दिन बीत गया। ...
क्या उस गुप्त लोक में सचमुच ऐसा कुछ है? चू परिवार, एक 10,000 साल पुराना परिवार। चू चेन को एक चौंकाने वाली खबर मिली। किसी ने पास के एक गुप्त क्षेत्र में सू जुबान द्वारा इस्तेमाल किए गए डोमेन के समान कुछ खोज निकाला था। इस दौरान साधना करने के अलावा चू चेन मूल रूप से सू जुबान का अध्ययन कर रहा था। हालांकि चाहे वह प्राचीन ग्रंथों को कितना भी खंगाल ले या जानकारी की खोज करे, चू चेन को फिर भी कोई प्रभावी जानकारी नहीं मिल सकी। इसी वजह से युनशु चू चेन की पत्नी के साथ उनके रिश्ते में भी थोड़ी कड़वाहट आ गई। इस दौरान युनशु ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे उसकी तलाश करने में कोई शर्म भी नहीं आई। आखिरकार गलती तो पहले उसी की थी। किसी भी तरह से मुझे इस गुप्त लोक में जाना ही होगा, अन्यथा यह मामला मेरे दाव हृदय दानव बीज के लिए घातक साबित हो सकता है। इस दौरान चू चेन ने सम्राट सीलिंग क्षेत्र के शिखर तक साधना कर ली थी और वह अर्ध सर्वोच्च बनने से बस एक कदम दूर था। हालांकि चाहे वह कितनी भी साधना कर ले, चू चेन को सफलता प्राप्त करने का वह छोटा सा अवसर भी नहीं मिल सका। जब भी वह सफलता के करीब पहुंचता, सू जुबान की आकृति उसे उस दिन पैरों तले रौंदते हुए दिखाई देती। ऐसा नहीं था कि चू चेन ने अपना बदला लेने के लिए तियानवु पवित्र भूमि में दूसरों को चुनौती देने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन समस्या ये थी कि अगर तियानवु पवित्र भूमि में रहने वाला एक अज्ञात सू जुबान भी इतना शक्तिशाली था, तो बाकी लोगों का क्या होगा? पवित्र पुत्र का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। ये सोचते ही चू चेन तुरंत गुप्त क्षेत्र की ओर चल पड़ा। हाउ यू संप्रदाय। सो रही युनशी और किनकिन्याओं को सांत्वना देने के बाद सू जुबान एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अब शियाओ चेन को दी गई समय सीमा के लिए बहुत कम समय बचा था। उसे शियाओ चेन के घर को पूरी तरह से खाली करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना था। तब तक जब जियाओ चेन वापस लौटेगा, तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगा कि पूरा हाओयुए संप्रदाय पहले से ही उसके कब्जे में है। हाओयुए संप्रदाय के बिना जियाओ चेन मूल रूप से अपंग हो जाएगा। सू जुबान ने अपना अगला निशाना सील स्क्रिप्ट हॉल के हॉल मास्टर लिन वानर पर साधा। लिन वानर असाधारण थी। वह हाओयुए संप्रदाय की एक प्रसिद्ध सुंदरी थी और 5 हॉल मास्टर्स में एकमात्र महिला थी। इसके अलावा वह एक महान सम्राट थी, निस्संदेह हाओयुए संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली महिला थी। समय का हिसाब लगाएं तो ये लगभग सही है। जहां तक मुझे याद है, लिन वानर इस दौरान हाओयुए संप्रदाय में नहीं रही हैं। लिन वानर के हाओयुए संप्रदाय में लौटने के बाद वह एक विचित्र जहर से पीड़ित हो जाएगी। यह विचित्र जहर, जब तक कोई बाहरी व्यक्ति खांसी सू जुबान ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सभी को बस अपने मन में एक मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए। जियाओ चेन को इस तरह के गुप्त मामले के बारे में पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास सिस्टम से मिली अंदरूनी जानकारी थी, इसलिए उसे इसके बारे में पता था। हालांकि सू जुबान के पास भी एक सिस्टम था और वह जियाओ चेन की योजना से पहले से ही परिचित था। जियाओ चेन जो भी करता, उसे बस उसे दोहराना था। ही। सू जुबान ने एक दुष्ट मुस्कान दी और फिर सील स्क्रिप्ट हॉल की ओर चल पड़ी। हालांकि वह सील स्क्रिप्ट हॉल पहुंच चुका था, सू जुबान उस जगह से अपरिचित था और उसे ये भी नहीं पता था कि लिन वानर कहाँ रहती है। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सू जुबान ने सहजता से एक शिष्य को पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसके शरीर में दाओ हॉट डेमन सीड डाल दिया। कुछ ही देर में शिष्य की आंखें खुल गईं और वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। प्रणाम गुरुजी। जब उसे पीटा गया था, तो शिष्य की आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। दाओ हॉट डेमन सीड बोने के बाद शिष्य की आंखें आनंद से भर गईं और ऐसा लगा जैसे वह और अधिक चाहता हो। मुझे यंग मास्टर कहिए, हॉल मास्टर लिन कहाँ रहते हैं? सू जुबान ने पूछा। युवक स्वामी, कृपया मेरे पीछे आइए। इसके बाद शिष्य सू जुबान को एक शांत आंगन में ले गया। युवा स्वामी, ये वह स्थान है जहां हॉल मास्टर लिन निवास करती हैं। बाहर का भाग ताबीजों से ढका हुआ है और आम लोग उनकी अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकते। शिष्य ने कहा, मैं समझ गया। अब आत्महत्या करने के लिए कोई जगह ढूंढो। सू जुबान ने ठंडे स्वर में कहा। जैसा आप आदेश दें, युवा स्वामी। शिष्य ने अपनी बात समाप्त करने के बाद एक सुनसान कोने में जाकर आत्महत्या कर ली। यहाँ बहुत सारे ताबीज हैं। किंगली की मदद से भी मैं उनकी नजर से नहीं बच सकता। लेकिन मुझे क्यों छिपना चाहिए? मूल कथानक में जियाओ चेन बेशर्मी से अंदर चला गया था, क्योंकि शियाओ चेन के पास सनगुजी का कमरबंद टोकन था। कमर पर लगे उस चिन्ह को देखना मानो स्वयं सनगुजी को देखना था। सनगुजी के चिन्ह के साथ भले ही लिन वानर घायल हो जाती, उसे उनसे मिलना ही पड़ता। रुको,
तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड ने तुरंत सू जुवान को रोक दिया। मैं आपके हॉल मास्टर लिन से कुछ मामलों पर चर्चा करने आया हूँ। सू जुवान ने सीधे सन वूजी की कमर पर लगी टोकन दिखाए। हे, कमर का टोकन? भाड़ में जाओ तुम्हारे कमर के टोकन। हमारे मालिक अंदर व्यस्त हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे उस बेकार के कमर के टोकन की कोई परवाह नहीं है। इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें पछतावा होगा। गार्ड की बातों से सू जुबान हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हॉल मास्टर का कमरबंद टोकन दिखाने के बाद भी दूसरा पक्ष उसके प्रति ऐसा रवैया अपनाएगा। हालांकि सू जुबान ने देखा कि आंगन का द्वार खुला हुआ था और उसके पीछे 2 शव पड़े हुए थे। लाशों की कमर पर सील स्क्रिप्ट हॉल के कमरबंद स्पष्ट रूप से लटके हुए थे, लेकिन उसके सामने खड़े 2 लोगों के कमरबंद पर ऐसा कोई निशान नहीं था। क्या लिन वानर को जहर दिए जाने का मामला सामने आ गया है? ये तो मूल कथानक में नहीं था। सू जुबान थोड़ा हैरान था। ऐसा लग रहा था कि उसके आने से पूरी कहानी में बहुत बदलाव आ गया था। सौभाग्य से वह सही समय पर आ गया, अन्यथा अगर कोई और पहले हस्तक्षेप कर देता तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने हमें यहाँ से चले जाने के लिए कहते हुए नहीं सुना? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी करो। अगर तुमने हमारे युवा स्वामी के अच्छे काम को बिगाड़ा तो बाद में तुम्हें अपनी मौत की कामना करनी पड़ेगी। दोनों ने फिर से चेतावनी दी और ये देखकर कि सू जुबान अभी भी नहीं हिला है, वे तुरंत क्रोधित हो गए और सू जुबान को 2 हिस्सों में काटने के लिए अपने हथियार निकाल लिए। कितना शोर है! सू जुबान के हाथ के एक इशारे से ही 2 तलवारों की ऊर्जा ने तुरंत उन दोनों को नष्ट कर दिया, जो मरते समय भी क्रोधित भाव लिए हुए थे। आंगन के भीतरी हिस्से में लिन वान एर इस समय स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। कुछ समय पहले उसने एक निषिद्ध स्थान का पता लगाया था और दुर्भाग्यवश उस पर हमला हुआ था, जिससे वह जहर से प्रभावित हो गई थी। वह बड़ी मुश्किल से बच निकली, लेकिन अब अपनी महान सम्राट साधना के बावजूद भी वह जहर की शक्ति का सामना नहीं कर सकी। इस जहर को तोड़ने के लिए उसे किसी के साथ साधना करनी होगी, अन्यथा कुछ ही दिनों में उसका शरीर फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसके पास ये तय करने के लिए 3 दिन का समय था कि वह अपने विश्रण के लक्ष्य के रूप में किसे चुनेगी। लिन वान एर कोई लापरवाह इंसान नहीं थी, यहाँ तक कि विश्रण के लिए भी उस व्यक्ति को उसके मानकों पर खरा उतरना ही था। दुर्भाग्यवश लिन वान एर ने चारों ओर नजर डाली और हाओयुए संप्रदाय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी नजरों को आकर्षित कर सके। ये स्थान राक्षसी साधना करने वालों से भरा हुआ था और राक्षसी साधना करने वालों में से अधिकांश एक दूसरे को नीचा समझते थे, जिनके लिए शक्ति सर्वोपरि थी। ये कैसी आवाज है? लिन वान एर अभी भी यह सोच ही रही थी कि किसे चुने, तभी अचानक उसे पता चला कि उसके अधीनस्थों की हत्या कर दी गई है। इसके बाद उसके कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और उसकी नजरों के सामने एक युवक खड़ा था जिसकी निगाहें बुरी थीं। जैसे ही लिन वान एर ने उसे देखा, उसके दिल से तुरंत क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। जो चेन, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? लिन वान एर बेहद गुस्से में थी। वह इस जो चेन को जानती थी। वह युगी हॉल के हॉल मास्टर जो चेन का बेटा था और वह अक्सर अपने पिता की प्रतिष्ठा का फायदा उठाकर हाओयुए संप्रदाय के भीतर तरह तरह के बुरे काम करता था। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने उस पर अपनी नजरें जमा रखी थी और लगातार उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। लिन वान एर सचमुच उसे मारना चाहती थी, लेकिन जो चेन को पूरे युगी हॉल का समर्थन प्राप्त था और अगर कोई संघर्ष छिड़ता तो जो चेन निश्चित रूप से हस्तक्षेप करता। सील स्क्रिप्ट हॉल की ताकत युगी हॉल की तुलना में थोड़ी कम थी और अगर वे युद्ध में जाते तो दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से भारी नुकसान होता और कई अनावश्यक परिणाम होते। यही कारण था कि ली दाहाई लगातार इसके खिलाफ सलाह दे रहा था। अन्यथा उसके स्वभाव को देखते हुए जो चेन अनगिनत बार उसके हाथों मारा जा चुका होता। हे, हॉल मास्टर लिन आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं। इतने दिनों बाद भी हॉल मास्टर लिन बेहद आकर्षक लग रही हैं। सचमुच परी कहलाने लायक हो। चाहे कितनी भी बार देखो, तुम हमेशा ही मनमोहक लगती हो। जो चेन की निगाहें बेहद कामुक थी, उसके मुंह से लार लगभग फर्श पर बह रही थी और उसका रूप रंग भी बहुत ही घृणित था। न केवल उसका सिर मोटा और कान बड़े थे, बल्कि उसके चेहरे पर कई चेचक के निशान भी थे। उसका चेहरा देखते ही लिन वान एर को उल्टी आने लगी, इसीलिए लिन वान एर उसे मार डालना चाहती थी। धिक्कार है। सोचो, हर सुबह उठो, बाहर जाना चाहो और ये घिनौनी चीज तुम्हारा रास्ता रोक दे, बेतहाशा तुमसे प्यार का इजहार करे। इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मेरा कमरा है। मैंने तुम्हें अंदर आने की अनुमति कब दी?
लिन वान एर ने जो चेन को घूर कर देखा, उसे मतली महसूस हो रही थी। ये जो चेन सच में बेहद घिनौना लग रहा था, और अब वो खुद जहर से प्रभावित थी, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हे। हॉल मास्टर लिन, आप तो बिल्कुल बदल गए। अगर यह पहले होता तो आप मुझे अब तक थप्पड़ मार चुके होते। ऐसा लगता है कि इतने वर्षों के प्रयास के बाद आखिरकार तुम्हारा बर्फीला दिल मेरे द्वारा पिघल जाएगा। जो चेन ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल वह काफी समय से लिन वान एर पर नजर रख रहा था। निषिद्ध स्थान की खबर भी उसने जानबूझकर लिन वान एर को लीक की थी। वह जानता था कि लिन वान एर के व्यक्तित्व को देखते हुए वह उस निषिद्ध स्थान पर जाने से खुद को रोक नहीं पाएगी। इसलिए उसने विश्व सम्राट से संपर्क किया, जिसे लिन वान एर से द्वेष था, और लोगों के एक समूह को उसे घेरने के लिए ले आया। अंतिम परिणाम वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। लिन वान एर को विश्व सम्राट द्वारा उत्पन्न लव सिल्क एंटेंगलिंग सोल नामक एक विचित्र विष से जहर दिया गया था। यह विचित्र विष, जब तक कि इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर न उगाया जाए, तब तक किसी की आत्मा का पूर्ण विनाश कर सकता है, यहाँ तक कि एक महान सम्राट के लिए भी। अब लिन वान एर की कमजोर हालत और उसके असामान्य व्यवहार को देखकर जो चेन को पता चल गया कि उसकी योजना आधी सफल हो गई है। बाकी बचे आधे मामलों को वह खुद ही सुलझा लेगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम घिनौने इंसान हो। अगर मुझे और 1000 साल भी दे दो तो भी मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। अब इससे पहले कि मैं क्रोधित हो जाऊं, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर तुम्हारे पिता आ भी जाएं तो भी वे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। लिन वान एर क्रोधित हो गई। उसने तुरंत अपने अधीनस्थों से संपर्क करने की तैयारी की। हालांकि जब जो चेन इतनी दूर आ ही गया था तो वह पूरी तरह से तैयार क्यों नहीं होता। उसने पहले ही अपने पिता से यहाँ सभी खबरों को गुप्त रखने में मदद करने के लिए कहा था। अगर कोई यहाँ नहीं आया तो लिन वान एर फंस जाएगी। परेशान मत होइए हॉल मास्टर लिन, हार मान लीजिए, मैंने इस जगह को पहले ही सील कर दिया है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक राज बताता हूँ, उस निषिद्ध स्थान की खबर मैंने ही फैलाई थी। जहर सम्राट के वहां प्रकट होने का एक कारण ये भी था कि मैंने किसी को उसे सूचित करने के लिए भेजा था। मैंने जो कुछ भी किया वह आपको पाने के लिए किया, हॉल मास्टर लिन। जो चेन जीत के प्रति आश्वस्त होकर जोर से हंसा और उसने सब कुछ उगल दिया। ये तुम थे? लिन वान एर को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो चेन की वजह से वह अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच जाएगी। हे, बिल्कुल सही, मैं ही था, हॉल मास्टर लिन। मैं वर्षों से आपकी प्रशंसा करता रहा हूं, फिर भी आपने मुझे ठीक से देखा तक नहीं। आपने तो मुझे अपमानित भी किया। मैं आपसे बहुत समय से नाराज हूं। क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूं? सिर्फ इसलिए कि मैं बदसूरत हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं। जो चेन दहाड़ते हुए लिन वान एर को बेतहाशा कोसने लगा और दशकों से दबी अपनी असंतुष्टि को बाहर निकालने लगा। हे, लगता है तुम आखिरकार काफी आत्मजागरूक हो, लिन वान एर ने उपहास किया। जो चेन जैसा कोई व्यक्ति अगले 1000 वर्षों में भी उसकी नजर में नहीं आएगा। उसके पास न तो पैसे की कमी थी, न ही खूबसूरती की, और न ही ताकत की, तो भला वह ऐसे व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती थी। इसके अलावा जो चेन के कृत्य वास्तव में घृणित थे, भले ही वह सुंदर होता, लिन वान एर उसे पसंद नहीं करती। अरे, जिद्दी बने रहो, थोड़ी देर में तुम जोर जोर से चिल्लाओगे। जो चेन ने 1 मिनट तक अपना गुस्सा निकाला, फिर रुक गया। हालात बदलने से रोकने के लिए उसे अभी भी तुरंत कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो अगर कोई आ गया तो अच्छा नहीं होगा। हे, हॉल मास्टर लिन, ये कामोत्तेजक पाउडर मैंने खास आपके लिए तैयार किया है। बस एक बार सूंघने से ही आपको परमानंद मिलेगा। जो चेन मुस्कुराया, अपनी बाहों से एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसे खोलने लगा। ये देखकर लिन वानर भयभीत हो गई। उसने अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की और जो चेन पर हमला किया। हालांकि उस समय वह बुरी तरह विषग्रस्त थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर थी, इसलिए उसका हमला कमजोर और शक्तिहीन था, जिसे जो चेन ने आसानी से चकमा दे दिया। हॉल मास्टर लिन, आप कमजोर हैं। मुझ जैसे अर्धसंत भी आपके हमले से बच सकते हैं। लगता है आपका अंत सचमुच हो चुका है। इसके बाद जो चेन ने कामोत्तेजक पाउडर हवा में बिखेर दिया। लिन वानर और जो चेन ने जैसे ही उसे सूंघा, उन्हें तुरंत अपने पूरे शरीर में तीव्र गर्मी का अनुभव हुआ। हालांकि जो चेन के पास विषनाशक था, इसलिए वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने खुद को जहर सिर्फ इसलिए दिया था ताकि दवा के असर से वह जल्दी से उत्तेजित हो सके।
वह कुछ हद तक नपुंसक था और इन सहायक उपकरणों के बिना ये काम नहीं कर पाता। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लिन वानर पागल हो रही थी, उन्माद में अपने कपड़े फाड़ रही थी, और जो चेन भी ऐसा ही कर रहा था। जैसे ही लिन वानर का भेद खुलने वाला था, तभी उनके पीछे से सू जुबान की आवाज सुनाई दी। हे, लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ। सू जुबान की शरारती आवाज गूंजी। वह वास्तव में बहुत पहले ही किंगली की मदद से अंधेरे में छिपकर आ चुका था। असल में वह जो चेन को पीट पीट कर मार डालना चाहता था, लेकिन इस व्यक्ति ने इतनी सारी जानकारी उजागर कर दी कि सू जुबान को उसे रिकॉर्डिंग स्टोन से रिकॉर्ड करना पड़ा। आखिरकार ये युगी हॉल को ध्वस्त करने का एक अवसर था। तुम हो कौन? सू जुबान की आवाज सुनकर जो चेन तुरंत चौंक गया। उसने सू जुबान को पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा उसके पिता द्वारा उसके लिए नियुक्त किए गए सभी अधीनस्थ महान संत विशेषज्ञ थे। वे इतनी खामोशी से कैसे गायब हो गए? इस युवक में किस प्रकार की शक्ति थी? डिंग, भाग्य की नायिका लिन वानर की अनुकूलता 20 तक पहुंच गई है, जिसके लिए 300,000 खलनायक अंक दिए गए हैं। जियाओ चेन के भाग्य मूल्य में 30,000 की कमी आई है। सिस्टम की सूचना सुनकर सू जुबान थोड़ा हैरान हुआ। ये पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसी भाग्यित नायिका से हुआ था जिसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी हो। लगता है लिन वानर का जहर लगभग असहनीय है, वरना वो ऐसा कैसे कर पाती? सू जुबान मन ही मन मुस्कुराए। मूल कथानक में लिन वानर भी जियाओ चेन को लालसा भरी नजरों से देखती थी, लेकिन उसकी नजरें इतनी तीव्र नहीं थी जितनी जियाओ चेन को देखकर थी। सचमुच, लिन वानर ने सू जुबान को देखते ही सोचा कि उसका रक्षक आ गया है। साथ ही सू जुबान इतना आकर्षक था, उसका थोड़ा भावुक होना स्वाभाविक था। भाई, हम सुख दुख दोनों में एक दूसरे का साथ देते हैं। चूंकि तुम यहाँ आ सकते हो, यही तुम्हारी क्षमता है। मैं जो चेन सक्षम लोगों से दोस्ती करना पसंद करता हूँ। भाई, तुम तो बहुत ताकतवर हो, क्यों न हम सामने खड़ी इस महिला को आपस में बांट लें। मैं आपको बता दूं, हमारे सामने खड़ी महिला ताबीज अमर लिन वानर है, वह एक सम्राट है। सोचो, एक महिला सम्राट को जीतना कितनी बड़ी उपलब्धि है। और हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे साथ यह मौका बांटने में खुशी महसूस करूंगा। बाद में मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? जो चेन बेहद शांत था। वह मूर्ख नहीं था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक महान संत को पल भर में मार सकता था, इसलिए उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना असंभव होगा। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ की मौजूदगी में और उसके पिता की अनुपस्थिति में अगर उसने उसे धमकी दी, तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। कोई और रास्ता नहीं था। जो चेन को अनिच्छा से लिन वानर को साझा करना पड़ा। खैर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पुरानी गाड़ी भी आखिर गाड़ी ही होती है। जब तक वह 70 से 80% नई जैसी हो, वह उसे चलाएगा। जो चेन के जवाब ने सू जुबान को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने सोचा था कि जो चेन उसे कोसेंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जो चेन इतनी आसानी से सब कुछ साझा कर देंगे। इससे सू जुबान स्तब्ध रह गया। अगर जो चेन ने उसे सिर्फ गाली भी दी होती, तो वह उसे तुरंत मार डालता। भाई, तुम तो बांटने में बहुत अच्छे हो। एक राक्षसी साधक के रूप में तुम्हारे जैसे लोग वाकई दुर्लभ हैं। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। सू जुबान की बातें सुनकर लिन वानर पहले से ही हताश हो गई थी। उसने सोचा था कि कोई हीरो आया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक और राक्षस आ गया। इन दोनों दरिंदों द्वारा उसके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के विचार से लिन वानर हताश महसूस करने लगी। वह अभी भी जवान थी, उसकी उम्र सिर्फ 1000 साल से थोड़ी अधिक थी, और उसने कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी। लेकिन ये पहला अनुभव उसके सामने खड़े इन दो दरिंदों के साथ होने वाला था। इसके बारे में सोचते ही लिन वानर को निराशा महसूस होने लगी। हालांकि शुक्र है कि उसका पहला अनुभव कम से कम इस आकर्षक युवक के साथ होगा, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। बुरा नहीं भाई, अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मुझे बता दो। जो चेन ने सोचा कि सू जुबान प्रलोभन में आ गई है, और उसने जल्दी से बोलते हुए अपनी निगाहें सू जुबान पर टिका दी। बेवकूफ, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं, तो भी ये सारी चीजें मेरी ही रहेंगी। सू जुबान ने मुस्कुराते हुए सीधे एक मुक्के से जो चेन को बेहोश कर दिया। नहीं भाई, जो चेन ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि वह बेहोश हो गया। इसके बाद सू जुबान ने जो चेन को बाहर बांध दिया और शरारती मुस्कान के साथ लिन वानर की ओर देखा। हॉल मास्टर लिन, आप कुछ जल्दी में लग रहे हैं। इस समय लिन वानर के शरीर पर कोई भी कपड़ा सही सलामत नहीं बचा था, और उसके शरीर पर कई खरोंचें थीं।
मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, कृपया। विषाक्त पदार्थों के प्रभाव में आकर लिन वानर सू जुबान के चेहरे को देखकर ही संघर्ष करने लगी थी। इसके अलावा लिन वानर के शरीर में अब एक से अधिक प्रकार के विष मौजूद थे। थोड़ी देर बाद लिन वानर रेंगते हुए सू जुबान के पैरों तक पहुंची, उसकी जांघ को गले लगाया और उसे चबाने लगी। लिन वानर के हाव भाव और चेहरे के भाव देखकर सू जुबान को भी थोड़ी सी लालसा महसूस हुई। हालांकि लिन वानर की उम्र 1000 साल से अधिक थी, लेकिन वह देखने में केवल 30 वर्ष की ही लगती थी, और उसकी असाधारण सुंदरता को आसानी से मोहक कहा जा सकता था। विशेष रूप से उसकी उभरी हुई छाती, जो इस दुनिया के अधिकांश लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। यही कारण था कि वह इतनी लोकप्रियता और स्नेह आकर्षित करती थी, और यही कारण था कि जोऊ चेन उसे इतना पसंद करता था। इसे देखकर कौन अपनी माँ को याद नहीं करना चाहेगा। उसे अपने जीवन की लगभग सभी दुखद बातें याद आ गईं और वह बहुत जोर से रोने लगी। डिंग, कथानक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मेजबान को बधाई। 200,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। जियाओ चेन के भाग्य मूल्य में 20,000 की कमी आई है। डिंग, मेजबान को भाग्य की नायिका लिन वानर से सफलतापूर्वक निपटने के लिए बधाई। उन्हें 500,000 खलनायक अंक दिए गए हैं। शियाओ चेन के भाग्य मूल्य में 50,000 की कमी आई है। डिंग, मेजबान को याद दिला दें, जियाओ चेन की वर्तमान शेष भाग्य शक्ति 200,000 है। मेजबान को शुभकामनाएं। वाह, ये तो वाकई बहुत ही शानदार है। सिस्टम की सूचना सुनकर सू जुबान को तुरंत राहत मिली। हालांकि जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, वह थी जियाओ चेन की अटूट जीवन शक्ति। उसके तमाम हस्तक्षेप के बाद भी उसके पास अभी भी 200,000 भाग्य मूल्य अंक थे। अगर लिन फैंग को इसके बारे में पता चलता, तो क्या वह गुस्से से आग बबूला नहीं हो जाता। मुख्य पात्रों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत अधिक है। बस एक आखिरी कदम, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? लिन वानर बेहद चिंतित थी। अब बस इस आखिरी कदम से ही वह अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से मुक्त कर सकती थी। हालांकि सू जुबान ने जानबूझकर किसी चीज का इंतजार करते हुए देरी की। ही हॉल मास्टर लिन, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वह लिन वानर की चाल में नहीं फंसेगा। एक बार जब वह लिन वानर को विषाक्त पदार्थों से पूरी तरह मुक्त करने में मदद कर देगा, तो क्या वह उसके खिलाफ नहीं हो जाएगी? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सुना है कि अगर तुम ये आखिरी कदम भी पूरा नहीं करोगे, तो तुम्हें संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, है ना? लिन वानर घबरा गई थी। जहर का असर कुछ समय के लिए ही रुका था। अगर उसे वह चीज नहीं मिली, तो उसकी जान अभी भी खतरे में थी। इसके अलावा उसे अभी अभी कामोत्तेजक पदार्थ से जहर दिया गया था। इन दोनों विषाक्त पदार्थों के संयोजन ने उसे असहनीय पीड़ा पहुंचाई। अगर सू जुबान इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं कर पाई, तो उसे जल्द ही फिर से बीमारी हो जाएगी। ही हॉल मास्टर लिन, मैंने सुना है कि आपको जहर दिया गया है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझ जैसे महान सम्राट को भला कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? लिन वानर ने संयम का दिखावा किया, लेकिन असल में वह घबरा रही थी। इस व्यक्ति को मेरी स्थिति के बारे में कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है? लिन वानर को तुरंत ही एक बुरी आशंका हुई। उसे शक होने लगा था कि सू जुबान भी दोषियों में से एक हो सकता है, लेकिन अभी अभी जोऊ चेन के साथ हुई उसकी बातचीत से ऐसा नहीं लगता था। ओह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही परेशान करने वाला है। बहुत गुस्सा, हर मायने में गुस्सा, दोहरा गुस्सा, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का। हॉल मास्टर लिन, इसे छुपाना बंद करो। तुम्हारी छोटी मोटी चालें मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप लव सिल्क एंटेंगलिंग सोल नामक एक विचित्र जहर से पीड़ित हैं। जब तक आप किसी के साथ साधना नहीं करेंगे, तब तक आप इसे 7 दिनों से अधिक सहन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप महान सम्राट ही क्यों न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब आप किसी कृषक से बंध जाते हैं, तो अंतिम प्रक्रिया पूरी होने तक, भले ही आप किसी और को विकल्प के रूप में ढूंढ लें, इसे हटाया नहीं जा सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं, हॉल मास्टर लिन? सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जियाओ चेन की कहानी में लिन वानर की स्थिति का स्पष्ट विवरण पहले ही सामने आ चुका था। कुछ विसंगतियों के बावजूद कुल मिलाकर स्थिति काफी हद तक एक जैसी ही थी। तुम्हें कैसे पता चला? लिन वानर चौंक गई। सू जुबान ने तो अपने जहर का नाम तक बता दिया था, अब दिखावा करने का कोई मतलब नहीं था।
बिल्कुल, मैं जानती हूँ, हॉल मास्टर लिन। मैं आपको लंबे समय से देख रही हूँ। आखिर, आप जैसी खूबसूरत महिला इस दुनिया में बहुत कम मिलती हैं। हालांकि, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझसे आगे निकल जाएगा। सौभाग्य से, मैं पहुंच गया। सुजुवान ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसने लिन वानर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया हो। हे, तो फिर मैं तुम्हारे साथ और कोई बात बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ही हासिल कर लूंगा। इसके साथ ही लिन वानर सीधे सुजुवान की ओर झपटी। हॉल मास्टर लिन, क्या यह अनुचित नहीं है? एक महान सम्राट का ऐसी वस्तु के प्रति वासना रखना। अगर मैं ये खबर फैला दूं, तो तुम तियानिक्सुआन महाद्वीप में फिर कभी किसी का सामना कैसे कर पाओगे? सुजुवान ने लिन वानर के अचानक किए गए हमले को आसानी से चकमा देते हुए हंसी। ये कैसे संभव है? इतनी गति कैसे प्राप्त की जा सकती है? लिन वानर चकित रह गई। वह एक महान सम्राट थी। भले ही उसे जहर दिया गया था, लेकिन वह ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसे कोई भी आम आदमी भड़का सके। ही, क्या मेरी गति तेज है? आपको अभी अनुभव करना चाहिए था कि मेरी गति तेज है या नहीं। ये तेज नहीं होनी चाहिए। सुजुवान ने चिढ़ाया। लिन वानर शर्मिंदा और क्रोधित दोनों थी। उसका मन कर रहा था कि वह सुजुवान को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन सुजुवान ने उसकी कमजोरी का फायदा उठा लिया था और अपनी वर्तमान शक्ति से वह उसका कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे फिलहाल ये सब सहना पड़ा। बस मुझे बता दो, तुम्हें असल में क्या चाहिए? सुजुवान को हराने में असमर्थ देखकर लिन वानर के पास पीछे हटकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है। मुझे उम्मीद है कि हॉल मास्टर लिन मुझे पूरे हाओयुए संप्रदाय को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। उस समय, मैं स्वाभाविक रूप से आपके जहर को दूर करने में आपकी मदद करूंगा। सुजुवान ने कहा। सुजुवान, तुम्हारी भूख तो बड़ी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा लक्ष्य पूरे हाओयुए संप्रदाय पर कब्जा करना है। क्या आप जानते हैं कि हमारे हाओयुए संप्रदाय में कितने लोग हैं? इतना ही नहीं, संप्रदाय प्रमुख ली दहाई तो महान सम्राट स्तर के शिखर पर स्थित एक महान सम्राट हैं, और यहाँ तक कि 5 हॉल मास्टर भी महान सम्राट हैं। मैं मानता हूं कि आप में कुछ क्षमता है, लेकिन पूरे हाओयुए संप्रदाय को नियंत्रित करने की चाहत रखना, आप वाकई कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। लिन वानर ने उपहास किया। सुजुवान की भूख इतनी तीव्र थी कि क्या उसे खुद को दम घोंटकर मरने का डर नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जो महान सम्राट भी नहीं था, वह पूरे हाओयुए संप्रदाय पर नियंत्रण करना चाहता था। ये तो सरासर कोरी कल्पना थी। चाहे ये कोरी कल्पना हो या नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे भी, जहां तक मुझे पता है, जल्द ही किसी की मृत्यु होने वाली है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, हॉल मास्टर लिन? सुजुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। सपने देखना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से जहर निकालने में मेरी मदद करो। नहीं तो, मैं इस मामले की सूचना संप्रदाय प्रमुख को दे दूंगा। तब तक तो तुम्हारे लिए मरना भी मुश्किल हो जाएगा। लिन वानर ने धमकी दी। ली दहाई का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डालना। क्या आपको पता है कि ली दहाई तो पहले ही मर चुका है? सुजुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या ये कैसे संभव है? लिन वानर अविश्वास से भर गई थी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो खुद ही देख लीजिए। सुजुवान ने उस दिन का रिकॉर्डिंग पत्थर निकाला। रिकॉर्डिंग पत्थर की सामग्री देखकर लिन वानर चौंक गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तियानिक्सुआन महाद्वीप में अजेय माने जाने वाले ली दहाई की मृत्यु इस तरह हो जाएगी। और उसकी मौत जियाओ चेन के हाथों हुई। यह रिकॉर्डिंग पत्थर की सामग्री ने लिन वानर के मन को थोड़ा बदल दिया। अगर ली दहाई पहले ही मर चुका था, तो वह संप्रदाय प्रमुख के पद के लिए प्रयास क्यों नहीं कर सकती थी? लेकिन उसका जहर, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। अगर तुम इसे चूक गए, तो तुम्हारा इंतजार सिर्फ मौत कर रही है। सुजुवान हंस पड़ी। अगर लिन वानर सहमत नहीं होती, तो सुजुवान उसे अकेला छोड़ देती। सुजुवान को विश्वास था कि मृत्यु के समय, लिन वानर को पता होगा कि क्या चुनना है। क्या तुम्हें सच में आत्मविश्वास है? लिन वानर ने पूछे बिना नहीं रह सकी।